अपने पिछले वीडियो में हमने इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए एडमिशन और कन्फेशन के बारे में बात की थी और आज के इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो कि सेक्शन 32 के क्लॉज फर्स्ट में दिया गया डाइंग डिक्लेरेशन या मृत्युकालिक कथन के बारे में है, इनके बारे में बात करेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं, इनकी ओरिजिनेशन क्या हुई और इनके प्रोविजंस क्या हैं, इनके एक्सेप्शंस क्या हैं और किन कंडीशन में इन्हें इररिलेवेंट माना जा सकता है। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन, जिनको लैटिन लैंग्वेज में हम लैटम मॉर्टेम और हिंदी में मृत्युकालिक कथन कहते हैं, ये वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो एक व्यक्ति के द्वारा उस समय दिए जाते हैं जबकि वो डेथ बेड पे होता है या मृत्युशैया पे होता है और जो कि उसके मृत्यु के कारण या रीजन ऑफ डेथ या उन सर्कमस्टेंसेस से संबंधित होते हैं जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हो रही होती है। आर वर्सेस वुडकॉक के केस के अनुसार डाइंग डिक्लेरेशन वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि व्यक्ति द्वारा उस समय दिए जाते हैं जबकि उसके जीवन की संपूर्ण आशा, सारी होप खत्म हो जाती है। डाइंग डिक्लेरेशंस को हेरसे एविडेंस का एक्सेप्शन भी माना जाता है या अपवाद भी माना जाता है। वो इस वजह से क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 60 में ऐसा कहा गया है कि जो भी एक ओरल स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, एक ओरल एविडेंसेस दिए जा रहे हैं, वो मस्ट बी डायरेक्ट, यानी वो डायरेक्ट होने चाहिए। वो प्रत्यक्षदर्शी द्वारा स्वयं से अदालत में प्रेजेंट होकर, उपस्थित होकर खुद से बोलने चाहिए। लेकिन इसी वजह से डाइंग डिक्लेरेशंस जो होते हैं वो उस व्यक्ति द्वारा दिए जाते हैं जो कि खुद अदालत में प्रेजेंट होकर उन्हें नहीं बोल सकता और इसी वजह से डाइंग डिक्लेरेशन इसके हेरसे एविडेंसेस के अपवाद कहे जाते हैं क्योंकि जो भी व्यक्ति इसमें स्टेटमेंट्स कर रहा होता है वो अदालत में प्रस्तुत होकर कभी भी ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता। हमारी कंट्री में डाइंग डिक्लेरेशन का प्रोविजन कॉमन लॉ से लिया गया है, लेकिन कॉमन लॉ में लिए गए डाइंग डिक्लेरेशन और इंडियन लॉ में दिए गए डाइंग डिक्लेरेशन में थोड़ा सा फर्क है। जहां पे कॉमन लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में ये प्रोविजन दिया गया है कि ये सबसे पहली चीज तो एक क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत ही दिए जाएंगे। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत ये तब दिए जाएंगे एक व्यक्ति के द्वारा जबकि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ ज्यादा हो, यानी कि बचने की एकदम से संभावना ना हो। और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत ये उन्हीं केसेस से रिलेटेड होंगे जहां पे जो क्वेश्चन है वो मर्डर से या मैन स्लॉटर से संबंधित होता है, जबकि हमारे भारत में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। हमारे भारत में डाइंग डिक्लेरेशन जो होते हैं वो क्रिमिनल और सिविल दोनों ही केसेस में दिए जा सकते हैं और इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ की आवश्यकता नहीं है कि जब एकदम से जीवन की पूरी होप, पूरी आशा खत्म हो जाए तभी दिए जाए। यानी कि हमारे यहाँ का डाइंग डिक्लेरेशन जो प्रोविजन दिया गया है ये इंग्लिश लॉ से ज्यादा लिबरल है। तो डाइंग डिक्लेरेशन का सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला सवाल ये कि आखिर ये इतने एडमिसेबल क्यों होते हैं, इनकी आखिर एविडेंटरी वैल्यू क्यों होती है, किस वजह से ये इतने वैल्यूएबल माने जाते हैं। तो इनके बारे में अगर प्रोविजंस की बात की जाए तो ये पूरा प्रोविजन बेस है इस लीगल मैक्सिम पर जिसे हम नेमो मेरिट्यूरस प्रोजेमेंटुर मेंट्री के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि कभी भी एक मरता हुआ आदमी विधाता के सामने अपने झूठ को लेकर प्रेजेंट नहीं होना चाहेगा। हिंदू विधानों में भी ये चीज स्टैब्लिश की गई है, कभी भी मृत्युकालिक शैया पे पड़ा व्यक्ति झूठ नहीं बोलता क्योंकि उस टाइम पे उसके प्राण निकल रहे होते हैं और उस टाइम पे वो विधाता से मिलने वाला होता है और इसी वजह से इन डिक्लेरेशंस की, इन स्टेटमेंट्स की एविडेंटरी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इससे पहले कि हम डाइंग डिक्लेरेशन के मेजर और मेन पॉइंट्स की तरफ बढ़ें, हम जान लेते हैं कि इसके बारे में कंडीशंस क्या होती हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन किन किन कंडीशंस में दिए जाते हैं। वैसे तो कहीं भी इनको एक रिटन वे में कहीं भी इनके बारे में कंडीशंस नहीं दी गई हैं, लेकिन कालांतर में कोर्ट द्वारा दिए गए कुछ फैसलों के माध्यम से इनमें कुछ कंडीशंस सेट हो गई हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन केवल इन कंडीशंस में ही दिए जा सकते हैं। जहां पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन हमेशा एक क्वेश्चन ऑफ डेथ से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी वहां पे जो काउज ऑफ डेथ या फिर वो सर्कमस्टेंसेस दिए जाने चाहिए जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। यानी इन्हीं कंडीशंस में एक व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन जैसे स्टेटमेंट दे सकता है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत इसमें यह है कि एक व्यक्ति जो कि ऐसे डिक्लेरेशन दे रहा है, ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है, उसको कंपिटेंट होना चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए, उसको एक कंपिटेंट विटनेस होना चाहिए। और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत जो भी व्यक्ति इसमें ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा है उसको फिट होना चाहिए।
मेंटली और फिजिकली वो जान रहा हो कि वो क्या चीज़ बोल रहा है, वो जो भी स्टेटमेंट बोल रहा है उसके नेचर के बारे में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में उसे पूरी तरह से पता होने चाहिए। तभी ये डिक्लेरेशंस एक रिलेवेंट वैल्यू रखेंगे, इनकी वैल्यू मानी जाएगी। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि आखिर डाइंग डिक्लेरेशंस को लेने का अधिकार किनकी उपस्थिति में किनके सामने दिए जा सकते हैं। तो इसमें कहीं भी प्रोविजन नहीं दिया गया है कि फला फला व्यक्ति के सामने ही दिए जाएंगे, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन किसी भी व्यक्ति के सामने दिए जा सकते हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर के सामने, वो एक डॉक्टर के सामने, वो एक घर वालों के सामने, मुखिया के सामने, या किसी भी सिविलियन के सामने दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर डाइंग डिक्लेरेशन डॉक्टर के सामने या फिर मजिस्ट्रेट के सामने दिए जा रहे हैं तो इनकी वैल्यू बाकी डिक्लेरेशन से ज्यादा मानी जाएगी। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत क्या इनका कोई स्पेशल फॉर्म होगा, क्या ये किसी स्पेशल फॉर्म में दिए जाएंगे डाइंग डिक्लेरेशन, तो इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है कि ये एक स्पेशल फॉर्म में दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी हो सकते हैं और ये एक स्टेटमेंट, बेसिक स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि क्या इन्हें किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में देना जरूरी होगा कि इंग्लिश में ही दिए जाएं या हिंदी में ही दिए जाएं। तो ये इसके बारे में भी कई केसेस के थ्रू ये इस्टेब्लिश किया गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज पहले से इस्टेब्लिश नहीं की गई है, उसको सेटअप नहीं किया गया है। ये व्यक्ति जो कि दे रहा है वो किसी भी लैंग्वेज में दे सकता है, लोकल लैंग्वेज में भी दे सकता है, हिंदी में भी दे सकता है, इंग्लिश में भी दे सकता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो भी व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, वो स्टेटमेंट दे रहा है, वो जरूरी नहीं है कि वो रिटन ही हो या ओरल ही हो, ये गेस्चर्स और साइन के फॉर्म में हो सकते हैं। निर्भया केस में जस्टिस दीपक मिश्रा ने ये चीज़ कही थी कि जो भी व्यक्ति ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा है, अगर वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो बोल कर बता पाए, तो यहाँ पे साइन के फॉर्म में, गेस्चर्स के फॉर्म में, इशारों द्वारा, उंगली के इशारे या किसी भी आँख के इशारे द्वारा यहाँ पर एक तरह से डिक्लेरेशंस दिए जा सकते हैं। इनके अलावा क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला के केस में भी सेम चीज़ कही गई थी कि अगर जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है वो समर्थ नहीं है कि वो लिखकर या बोलकर वो ऐसे स्टेटमेंट दे सके, तो यहाँ पर गेस्चर्स और साइन से भी काम चलाया जा सकता है। और सेकेंड लास्ट पॉइंट के अंतर्गत इनके एक्सेप्शंस या इनके अपवाद आते हैं, जहां पे ये प्रोविजन दिया गया है कि किन्हीं सर्कमस्टेंसेस में, किसी कंडीशंस में कुछ डाइंग डिक्लेरेशन, हालांकि एक मृत्युकालिक शैया पर, एक डेथ बेड पर पड़े हुए व्यक्ति द्वारा ही दिए जाते हैं, फिर भी वो वैल्यूएबल नहीं होते, इनको नकार दिया जाता है। उनके कुछ रीजन्स हैं, जहां पे सबसे पहला रीजन ये है कि अगर एक व्यक्ति ने ऐसे डिक्लेरेशन दिए हैं, ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो कि उसके काउज ऑफ डेथ से या ऐसे सर्कमस्टेंसेस से रिलेटेड नहीं है, जहां पे क्वेश्चन ऑफ डेथ रिलेटेड है, जहां पे उसके मृत्यु की वजह से संबंधित अगर उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि किस वजह से मेरी मृत्यु हुई या किस व्यक्ति ने मेरी मृत्यु करी, तो यहां पे ये एक्सेप्शन के पॉइंट में आएगा, ये डिक्लेरेशन डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माने जाएंगे। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि अगर जो व्यक्ति एक स्टेटमेंट दे रहा है वो कंपिटेंट विटनेस नहीं है, तो यहां पे उसके डिक्लेरेशन को भी वैल्यूएबल नहीं माना जाएगा, एडमिसेबल नहीं माना जाएगा। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा डिक्लेरेशन दिया है जो कि इनकंसिस्टेंट और उसके अलावा इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे भी उसके डिक्लेरेशंस की भी एविडेंट्री वैल्यू नहीं जाएगी। चौथे पॉइंट के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने अगर कोई अनट्रू डिक्लेरेशन दिया है, एक गलत स्टेटमेंट दिया है किसी विद्वेष वाली भावना से, दुश्मनी वाली भावना से कि हाँ भाई हम तो मरे जा रहे हैं, जाते जाते अपने दुश्मनों की ऐसी तैसी करके जाते हैं, और इस वजह से उसने कोई ऐसा डिक्लेरेशन दिया है, तो यहाँ पे अगर जरा सा भी साक्ष्य मिलते हैं, कुछ प्रूफ मिलता है कि ये डिक्लेरेशन सही नहीं है, तो इनकी भी एविडेंट्री वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो ये थे इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइंग डिक्लेरेशंस के मेजर प्रोविजंस। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स और टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।